डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं अंकित जैन और इस बार मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूं एक और क्वेश्चन सीरीज का सेशन। अच्छा, ये सेशंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं पिछले कुछ टाइम से, ये आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट अप करने वाले हैं, क्योंकि मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम टाइम में कैसे हमें उसको अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कैसे सोचना है, कैसे जो कॉन्सेप्ट हमें पता है उसको अप्लाई कैसे करना है, ये भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम एक बेस्ट वे में उसको अप्लाई करते हैं तो हमारा एक प्रोसेस बनता है कि हमें एग्जाम में कैसे उसको सॉल्व करना है। और ये प्रैक्टिस हमें एग्जाम में कुछ 7-8 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करवा देती है, जो कि हम सही वे में उसको अटेम्प्ट करते हैं, सही करके आते हैं, और एट लास्ट यही चीज कन्वर्ट होता है हमारे सिलेक्शन के टर्म्स में। तो हमें इन सीरीज को बहुत ही सीरियसली देखना है, उनसे जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं हमें सीखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 18th सेशन ऑफ क्वेश्चन सीरीज ऑन कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन सीरीज 18। तो आइए हम स्टार्ट करने वाले हैं 18th सेशन ऑफ क्वेश्चन सीरीज। तो इसमें हम अगेन कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करना अपने आप में ही एक अच्छी प्रैक्टिस है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू हमें एक एक हम रिदम बनता है कि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किस वे में सॉल्व करना है, हमारी स्पीड डेवलप होती है। तो ये सब फायदे हमें इस तरीके के सेशन से एक बूस्ट मिलता है, हमारी प्रिपरेशन को हमें एक आदत बनी रहती है। ठीक है, तो कई बार जब हम तैयारी करते हैं हम बहुत थ्योरी पढ़ते हैं, क्वेश्चंस भी कुछ कुछ करते हैं, पर ऐसा हमें एक अलग से ही सेपरेट एक अलग से सेशंस ऐसे करना चाहिए जिसमें हम केवल जैसे एग्जाम में हम क्वेश्चन देने वाले हों, पेपर सॉल्व करने वाले हों, उस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वैसे प्रैक्टिस करें। तो इसी सीरीज में हम 18th सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम अगेन कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे क्या अप्रोच रहेगी। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन सीरीज के बारे में आपको और कुछ जानकारी दे दूं तो मैं इसमें हर बार ट्राई करता हूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखूं जिससे आपको वो चीज हेल्पफुल हो, आपकी तैयारी में एक अलग सोच आए कि हाँ हमें ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, द शटरिंग ऑफ अ हॉल मेजरिंग 4 मीटर इंटू 5 मीटर कैन बी रिमूव्ड आफ्टर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो शटरिंग से रिलेटेड है। शटरिंग जनरली क्या होते हैं? शटरिंग एक मोल्ड्स होते हैं। जब हमें स्लैब को कास्ट करना है, बीम को कास्ट करना है, तो हम लकड़ी के या फिर बात करें तो हम स्टील के एक मोल्ड्स लगाते हैं जिसके ऊपर हम रिइंफोर्समेंट लगा के उसमें कंक्रीट की कास्टिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हॉल के बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हॉल में दो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। हॉल में स्लैब भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बीम भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज तो पता है कि स्लैब के बारे में हमें यदि इंडिविजुअली पूछ लिया जाए कि कितने दिनों में हम वहां से शटरिंग हटाएंगे तो ये हमें पता है, बीम के बारे में भी पता है। पर अब हम यहाँ पे कंफ्यूजन की कंडीशन में आ गए कि हमें स्लैब का बताना है या बीम का बताना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जनरली हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें लिखा हॉल। तो हॉल मतलब हम यदि हम इसके एरियल वाइज देखें तो मोस्ट ऑफ द पार्ट से यदि शटरिंग हट जाए, कुछ ऐसा ही चीज पूछा होगा। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि ये स्लैब के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो स्लैब ही यहाँ पे हमें समझ आता है। तो अब एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि स्लैब के बारे में पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमें स्लैब के बारे में बताना है कि शटरिंग जो है हम कितने टाइम में यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, एक ये चीज तो क्लियर हो गई। ठीक, अब यहाँ पे हमें पता है स्लैब के बारे में दो केस होते हैं, एक लेस देन 4.5 मीटर
और एक ग्रेटर देन 4.5 मीटर का स्पान। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा स्पान लें? ठीक, क्योंकि एक 4 मीटर है और एक 5 मीटर है। ठीक, दूसरा डायमेंशन क्या है? 5 मीटर। तो हमें एक चीज और पता है कि ये कौन सा स्लैब होगा? ये 2 वे स्लैब होगा। 2 वे स्लैब में जो स्पान है कैसे डिसाइड होती है? वो स्पान होती है शॉर्टर वाले से। तो ये क्या हो जाएगा? 4 मीटर क्या होगा? एक डिसाइडिंग स्पान हो गई। तो 4 मीटर क्या है? 4.5 मीटर स्पान से लेस है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि यदि 7 डेज में ही रिमूव कर दी जाए तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, अलाउबल है IS कोड 456/2000 में। तो 7 डेज इज एप्रोप्रिएट। ठीक है, एप्रोप्रिएट। ठीक, तो हमें पता है और ये हमें ये प्रोविजन कहाँ से मिला? ये मिला हमको IS 456/2006। ठीक है, IS 456/2000 से हमको ये प्रोविजन मिला है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे इसी तरीके के कुछ अलग कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करते हैं कई बार। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा गया, जैसे कि 4.5 मीटर का स्लैब होगा तो क्या चीज होगी या क्या प्रोविजन डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, बट पूछा गया। ठीक है, तो इसी वे में हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द बेस्ट मेथड फॉर क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट फ्लैट सरफेस? ठीक है, अब यहाँ पे कंक्रीट की फ्लैट सरफेस है। ठीक है, क्या है? फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस पे हम कई तरीके से क्यूरिंग कर सकते हैं। कैसे कैसे क्यूरिंग कर सकते हैं इसी को देख लेते हैं। जैसे स्प्रे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पानी को लिया, उस पर छिड़क दिया, बिल्कुल कर सकते हैं, पॉसिबल तो है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या पूछा है? बेस्ट मेथड, तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी पे जाते हैं, प्लेसिंग वेट गमी बैग्स। तो गमी बैग्स क्या होते हैं? एक ये जूट बैग्स टाइप के होते हैं और इसको वेट कर दिया जाता है तो बहुत समय तक वेट रहते हैं। ठीक है, और इससे काफी टाइम तक हमें क्यूरिंग के लिए फिर से पानी जो है थोड़े टाइम ज्यादा तक डालना नहीं होता है यदि हम स्प्रिंकलिंग वाटर के केस से कंपैरिजन करें। ठीक है, थर्ड बोले स्टैग्नेटिंग वाटर। ठीक है, स्टैग्नेटिंग वाटर में क्या किया जाता है? थोड़े थोड़े से इसमें एक पर्टिकुलर एरिया को लेके वहां पे उनको थोड़ा सा वहां पे एक उठा दिया जाता है और पॉन्डिंग कर दी जाती है, वाटर फिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये केस फ्लैट सरफेस के केस में बेस्ट होता है। बेस्ट क्यों होता है? क्योंकि हम उसको पानी भर के छोड़ देते हैं, फिर 2 दिन 3 दिन तक हमको सोचना ही नहीं पड़ता, वहां पे अपने ही आप क्यूरिंग होती रहती है। ठीक है, तो ये सबसे बेटर केस है, इसमें हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना होता। ठीक है ना, ज्यादा ध्यान ही नहीं देना होता। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक, तो यहाँ पे मैंने तीनों के तीनों केस ही आपको बताया। ठीक है, और उसमें जो लिमिटेशंस थी उसको भी हमने देखा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी स्टैग्नेटिंग वाटर ही जो है बेस्ट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो सकता है? अब स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है तो हमें स्टेटमेंट के थ्रू ही जाना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द डायमीटर ऑफ पाइपलाइन used for transportation of concrete by pumps does not exceed 30 सेंटीमीटर। पर यार यहाँ पे तो एक चीज हो गई कि यहाँ पे डायरेक्टली अब वैल्यूज पूछना चालू कर दिया इसने। ठीक है, वैल्यूज पूछना चालू कर दिया है। अब वैल्यूज वाले में हमें या तो हमने वो एग्जैक्टली चीज पढ़ी हो, ठीक है, और उसके बाद फैक्ट याद भी हो। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे पंगा हो जाता है कि हमें इस चीज को कोरिलेट करना या याद करना एग्जैक्ट, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज जब हम याद रखेंगे तभी कुछ वैल्यूज वाला
जो क्वेश्चन है हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, सही कर पाएंगे, क्योंकि हमें गलत भी तो नहीं करना, नेगेटिव मार्किंग भी तो होती है ना, नेगेटिव मार्किंग भी तो कुछ चीज होती है, हमें उसको ही बचा के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स को एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखेंगे कि क्या हमें वैल्यू ज्यादा ही होना चाहिए, या फिर हम एक जनरल सेंस से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए, फिर से पढ़ते हैं उसको। ठीक है, डायमीटर है पाइपलाइन का जिसमें कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, और वो जो पाइप है 30 सेंटीमीटर से ज्यादा उसका डायामीटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि यदि हम कंक्रीट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमें दो चीजें बिल्कुल वहां पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। एक तो हम पाइपलाइन इसलिए यूज कर रहे होंगे क्योंकि हमें काफी दूर तक ले जाना होगा। ठीक है, दूसरी बात, हम उस पाइपलाइन को होल्ड कर सकें, इतना बड़ा हो, इतना ज्यादा बड़ा ना हो कि हम उसको होल्ड ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस पाइपलाइन के ही हेल्प से हमें जहां पे पोर करना होगा हम पोर करेंगे। ठीक है, तो यदि आप एक जनरल सेंस से सोच के बताइए कि इसमें ये नहीं लिखा है कि 30 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिखा है। ठीक है, डज नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर। तो क्या 30 सेंटीमीटर 300 mm के जो साइज को आप हैंडल कर सकते हैं इजीली, या उससे कम की साइज को? तो ऑब्वियसली यदि उससे कम का साइज है तो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो एक जनरल सेंस से बोला जा सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है सही है। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि हार्ड एंड फास्ट कोई वैल्यू नहीं पूछा ना, इसमें साफ साफ बोला डज नॉट एक्सीड, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। इससे कम का तो साइज हम क्या कर सकते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन बी को देखें, द slump ऑफ कॉन्क्रीट टू बी पम्प्ड should not be less than 5 सेंटीमीटर एंड मोर देन 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे स्लम्प की बात कर रहे हैं, मतलब वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट की बात कर रहे हैं भाई, कि ये 5 सेंटीमीटर से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, यदि पंप में हम फ्लो कर रहे हैं तो ऐसी ही चीज उसमें ट्रांसपोर्ट की जा सकती है जो कि थोड़ा फ्लूइड नेचर का हो। ठीक है, थोड़ा सा फ्लूइड नेचर का हो। ठीक है भाई, जब फ्लूइड नेचर का होगा तभी तो हम पंप को यूज कर सकते हैं। और दूसरे में चीज में क्या बोला, मोर देन और शुड नॉट मोर देन 8 सेंटीमीटर। अच्छा, इतना भी ज्यादा फ्लूइड ना हो कि एकदम ही उसका स्ट्रेंथ ना है, ये भी ध्यान रखना है। तो हमें एक ऐसा कंक्रीट चाहिए जो कि प्लास्टिक भी हो और बहुत ज्यादा इसका WIC रेशियो भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक 5 सेंटीमीटर से क्या पता है कि प्लास्टिक होने लगता है कंक्रीट, तो प्लास्टिक होगा मतलब फ्लो कर जाएगा। ठीक है, और यदि हम 8 सेंटीमीटर से बात करें, कम हो, ठीक है, इससे कम हो तो क्या होगा, इससे कम होगा तो एक बहुत ज्यादा WIC रेशियो यहाँ पे डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है, और ऑप्शन सी को देखते हैं, तो ये भी एक सही आंसर हो सकता है। ठीक है, अब हम ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी है वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट टू बी पम्प्ड इज केप्ट बिटवीन 0.5 to 0.65। ठीक है भाई, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे हमारा प्लास्टिक होना चाहिए तो 0.5 से तो ज्यादा होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर हम इतना ज्यादा भी तो नहीं कर सकते कि उसका जो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं WIC रेशियो उसको ही एक्सीड कर जाए, तो 0.65 से भी ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रेंज भी एकदम सही लग रही है। ठीक, तो यहाँ पे हम एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने अंदर 70, 80, 90% कि हाँ भाई तीनों स्टेटमेंट सही तो लग रहे हैं। ठीक है, सही तो लग रहे हैं, जनरल सेंस से हम बोल सकते हैं। तो इस केस में हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं या हमें करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि हमें 80-90% की प्रोबेबिलिटी पे तो हम आगे बढ़ ही सकते हैं।
ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग refers to the process of proper and accurate measurement of concrete ingredients for uniformity of proportion। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यदि हमें कंक्रीट के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं भाई, सीमेंट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया और वाटर। वैसे वाटर के बारे में एज सच तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट मेजर किया जाता है दूसरे तरीके से, ठीक है, पर यहाँ पे मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये तीन ही हैं। ठीक, तो उनकी यूनिफॉर्मिटी रखना है प्रोपोर्शन की, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस कहलाती है बैचिंग। ठीक है, एक प्रोसेस कहलाती है बैचिंग। बैचिंग में क्या होता है, इसी को ध्यान रखते हैं, या तो हम वेट वाइज जाएंगे या तो हम वॉल्यूम वाइज जाएंगे। तो यदि हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये प्रोसेस ही होती है। ठीक है, ये एक प्रोसेस ही होती है कि हमें जो कंक्रीट के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमें एक यूनिफॉर्म वे में ले जाना है। तो क्या होगा, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट थ्रू विच कंक्रीट कैन बी पोर्ड। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जिस वे में ये फ्रेम्ड किया गया है वो चीज इसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है। हमें पता है IS 456 2000 एक कोड है, सबको पता है, सभी ने पढ़ा होगा और जनरली बहुत ज्यादा यूज भी होता है। ठीक है, तो IS 456 2000 में एक प्रोविजन है जो कि बताता है कि पोर करने, कंक्रीट को पोर करने की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है भाई, आप बताइए मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। हमें पता है कि ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 मीटर। ठीक है, कितनी होती है, नॉट मोर देन, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, नॉट मोर देन 1.5 मीटर्स। ठीक है, अब ये चीज हमें, यदि ये बैकग्राउंड में ये इंफॉर्मेशन पता है, अब हम फिर से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आंसर हम बता पाते हैं कि नहीं, अपने ही आपको चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है 0.1 to 0.6 मीटर। ठीक है, 1.5 से तो कम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन बी 0.8 से 1 मीटर, 1.5 से तो कम ही है। ऑप्शन सी है 0.5 मीटर, 1.5 से कम है। ऑप्शन डी है 2 मीटर, तो 2 मीटर तो रख नहीं सकते क्योंकि ज्यादा हो जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू से। अच्छा, तो यहाँ पे कहीं 1.5 मीटर गिवन होना चाहिए तभी हम आंसर लगाएंगे। ठीक है, क्या ऐसा है, ऐसा करेंगे तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। हमें पता है इसका आंसर क्या है, ठीक है, पर वो आंसर गिवन ही नहीं है ऑप्शन में, ये तो गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो कैसा कर सकते हैं, आप देखो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में ऐसी वैल्यू, अब यहाँ पे ये थोड़ी बोला है कि मैक्सिमम हाइट थ्रू विच कंक्रीट कैन बी पोर्ड, तो अब हम इसमें ये नहीं बोला है कि जो स्टैंडर्ड हाइट है, ठीक है, या फिर सेंस को हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये भी मतलब हो सकता है कि जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सी मैक्सिमम हाइट पॉसिबल है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट तो 0.8 से लेके 0.8 से लेके 1 मीटर तक ही समझ आ रही है। ठीक है, तो यही होगी, यही है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि 1.5 मीटर से ज्यादा कर नहीं सकते और दूसरे ऑप्शन में यही सबसे मैक्सिमम हाइट है जो 1.5 मीटर से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। ठीक है, क्वेश्चन 6 को देखें, द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट बाय कीपिंग इट्स सरफेस मॉइस्ट इज नोन। ठीक है, तो ये एक इजी क्वेश्चन मैं कहूंगा। ठीक है, ये क्या कहूंगा मैं, इजी क्वेश्चन कहूंगा
जो डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें डायरेक्टली पूछ लिया गया है कंक्रीट को हार्ड रखने के लिए क्या करते हैं, उसके सरफेस को हम गीला रखते हैं, क्या करते हैं, हम क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग में हम अंदर का जो वाटर है उसको एंट्रैप्ड रखने की कोशिश करते हैं, और इसी एंट्रैप्ड वाटर के कारण रिएक्शन अच्छे से प्रोसीड होती है सीमेंट की वाटर के साथ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूरिंग प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब यहाँ पे कुछ कुछ स्टेटमेंट गिवन है। अगेन हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसमें हमें स्टेटमेंट पढ़ के समझना है, ठीक है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, बिल्कुल बढ़िया से हम इसको बनाएंगे, ठीक। ऑप्शन है देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ सीमेंट फ्रॉम द चार्ज्ड ड्रम ऑफ द मिक्सर, ठीक है। यदि अब इसमें बोला क्या जा रहा है, ठीक है, यदि एक मिक्सर लेते हैं, ठीक है। मिक्सर किसमें होता है, मिक्सर में हमें पता है जितने भी मिक्सर होते हैं उसमें ड्रम होता है। ड्रम क्या करता है, ड्रम में हम सारी चीजें डाल देते हैं ड्राई स्टेट में, और इसको मिक्स कर देते हैं, उसके बाद वाटर मिक्स कर देते हैं, ठीक है भाई। तो अब हमें पता है कि चार्ज्ड ड्रम मतलब होता है जिसमें सब कुछ चीजें हमने मिला दी, ठीक है, चार्ज ड्रम, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ सीमेंट, तो होना नहीं चाहिए। हमें तो पता है सीमेंट इतना महंगा है, महंगी चीज को लॉस कौन करना चाहता है, कोई भी नहीं करना चाहता, ठीक है। वो हम चाहते तो नहीं, हो तो जाता है लेकिन, ठीक है। तो शुड नॉट बी लिखा है, होना नहीं चाहिए, तो हाँ बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत है क्या, हम भी तो यही चाहते हैं, नहीं होना चाहिए। तो ये तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, चलो। सीमेंट शुड बी मिक्स्ड फॉर एटलीस्ट 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि हमें यहाँ पे यदि हम सीमेंट को कम से कम 1 मिनट तक उसमें मिक्स करते हैं, रोटेट करते हैं, तो सीमेंट मिक्स हो जाएगा। हमें एट लास्ट क्या चाहिए, हमें तो यही चाहिए ना कि सीमेंट जो है यूनिफॉर्मली सब जगह मिक्स हो जाए। तो जिस तरीके का उसमें रोटेशन होता है उससे हम एक अंदाजा तो बता ही सकते हैं कि 1 मिनट में या 1 मिनट से ज्यादा का हमको टाइम पीरियड लेते हैं तो उसमें तो मिक्स हो ही जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि ये भी सही ऑप्शन हमको दिख रहा है, ठीक है ना, ये भी सही ऑप्शन दिख रहा है। अब ऐसे ही ऑप्शन सी पे भी जाते हैं, ठीक। 10% ऑफ वाटर इज प्लेस्ड इन द रोटेटिंग ड्रम, ठीक है, बिफोर एडिंग ड्राई मटेरियल। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक अलग टाइप की चीज हो रही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10% वाटर को हम प्लेस कर रहे हैं इन रोटेटिंग ड्रम, ठीक है। अच्छा, यदि हमें पता है कि हमें एक सफिशिएंट अमाउंट का वाटर मिक्स करना है, ठीक है, मिक्स कर दिया भैया। अब मिक्स करने के बाद प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो दीवारें हैं ड्रम की वही कुछ ना कुछ वाटर एब्जॉर्ब कर ले रही, क्योंकि वो तो ड्राई रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल वाटर कम हो जाता है, वो प्लास्टिसिटी ही नहीं आती, वो वर्केबिलिटी ही नहीं आ रही, है अलग दिक्कत हो गई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर तो मिलाना ही पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं 10% एक्स्ट्रा पहले से ही मिला देते हैं, ठीक है। जिससे उसके क्या हो जाते हैं, जो उसके वॉल है वो सैचुरेट हो जाते हैं वाटर से, और जो सीमेंट या कंक्रीट में हम वाटर मिला रहे हैं वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी अच्छा। अब यहाँ पे पंगा ये है कि कॉन्सेप्ट वाइज तो कोई दिक्कत नहीं हमको यहाँ पे, ठीक है, पर जो वैल्यू हो सकती है, 10% बोला जा रहा है, ये कुछ और वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब इसमें हम ये सोच सकते हैं कि हाँ भाई, यदि इतना बड़ा ड्रम है तो कम से कम 5-10% तो हमें एक्स्ट्रा वाटर मिलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन सही हो सकता है। अब हम ऑप्शन डी पे देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी में बोला है कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक।
अब हमें ऑप्शन ए को लेके तो बिल्कुल भी कोई शंका है ही नहीं कि ये गलत होगा, ऑप्शन ए तो सही है, ठीक है। और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमें 70-80% सही लग रहे हैं, ठीक है। तो यदि इनमें से एक भी सही हुआ तो दूसरा ही सही होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी क्या, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा 80-90% जो चांस बन रहा है कि ऑप्शन डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट है, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार हम इस तरीके से अंदाजा लगा के भी हमें चलना पड़ता है, क्योंकि सारी वैल्यूज हम याद नहीं रख सकते, ठीक है ना, याद नहीं रख सकते। हम ट्राई जरूर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज भी हम अब याद रखने की कोशिश करेंगे, पर सब चीजें हो थोड़ी सकती हैं, ठीक है। तो हम, और क्या हमें इसको छोड़ना चाहिए, हमें इस क्वेश्चन पे ये 90% भरोसा है कि ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमें इस वे में प्रोसीड करना ही होगा, क्योंकि दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग फ्लोर्स इज नोन एज, ठीक है। अब हमें किसी फ्लोर के फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था 3 तरीके की चीजें होते हैं, 3 तरीके के प्रोसेस होते हैं यदि हमें एट लास्ट फिनिश करना है। सबसे पहला क्या होता है, स्क्रीडिंग, ठीक है। स्क्रीडिंग में क्या होता है भाई, स्क्रीडिंग में हम जितना भी कंक्रीट है, जितना भी फ्लोर है या जो भी है, उस सरफेस को प्रॉपरली ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रॉपरली ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग ऑफ सरफेस, ठीक है। तो भाई कर दी ग्रेडिंग, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अब ग्रेडिंग करने के बाद तो क्या होगा, ग्रेड करने के बाद एक पर्टिकुलर एक प्लेन प्राप्त हो जाएगा, पर उसमें जो इरेगुलरिटीज हैं वो नहीं जाएंगी। तो नेक्स्ट प्रोसेस होती है फ्लोटिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस होती है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग में हम इरेगुलरिटीज रिमूव करते हैं। तो भैया रिमूव इरेगुलरिटी, ठीक है, हो गई, इरेगुलरिटी भी रिमूव हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब उसको हमें और स्मूथ करना है, ठीक है। तो इसमें लास्ट प्रोसेस होती है ट्रोलिंग, ठीक है। लास्ट प्रोसेस होती है ट्रोलिंग। ये ट्रोलिंग नहीं है ये, ठीक है। ट्रोलिंग तो क्या करता है, रोस्ट करना को ट्रोलिंग बोलते हैं, ये ट्रोलिंग नहीं, ये ट्रॉवलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रॉवेल होती है, ठीक, जिसकी पॉइंटेड नॉक होती है, और क्या होता है, कॉनिकल शेप का उसके पीछे एक फैलाव होता है, उसके थ्रू हम बहुत ही प्लेन स्मूथ करने को हम क्या, ट्रोलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्मूदर फिनिश हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस होते हैं फिनिशिंग में, ठीक है। तो अब हमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक, हमें यदि प्रोसेस बोली जाए कि फिनिशिंग प्रोसेस, ठीक, तो फिनिशिंग प्रोसेस इन तीनों को कंबाइंडली फिनिशिंग बोला जाता है, ठीक है। पर इसमें लास्ट ऑपरेशन कौन सा है, तो लास्ट ऑपरेशन है ट्रॉवलिंग का, ठीक है। क्या है, ट्रॉवलिंग। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है, कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज डन टू, ठीक है भाई। कंक्रीट का कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, बेसिकली हमें उसको और पैकिंग करनी है, ठीक है। जितना भी मटेरियल है, जैसा भी है, हमें उसको कम से कम वॉल्यूम में लेके आना है, ताकि वो डेंसर हो और एक सुपीरियर मटेरियल हमको प्रोवाइड करे, ठीक है ना, बिल्कुल जस्टिफाइड है, ठीक। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं कि इस पर्पज को, इस बैकग्राउंड को साथ में लेके कौन सा ऑप्शन है इसको जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है प्लेस कंक्रीट ऑन फ्लैट सरफेस, ठीक है। अब फ्लैट सरफेस पे
रिप्लेस करना है तो हम कर सकते हैं, इसमें कॉम्पैक्शन करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। रिमूव एयर बबल, ठीक है, एयर बबल हटाएंगे तो क्या हो सकता है भाई, एयर बबल हमने हटा दी तो यहाँ पॉसिबल ही है कि वो डेंस होगा, ठीक है, बीच की जगह खाली होगी ना, तो उस स्पेस को घेरने के लिए दूसरे मटेरियल्स आएंगे तो वो डेंस होगा, तो एक प्रोबेबल आंसर हो सकता है, ठीक। ऑप्शन सी, प्लेस कंक्रीट ऑन स्लोपिंग सरफेस, तो इसका भी कोई सेंस नहीं है। इंट्रोड्यूस एयर बबल, तो एयर बबल यदि हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम कॉम्पैक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी, रिमूव एयर बबल्स, ठीक है ना, रिमूव एयर बबल्स, मेक the concrete denser and hence it is a compacted concrete we get, okay। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला आज का, ठीक। अब इसमें पूछा क्या गया है इसको देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन मिक्सर्स ऑफ कंक्रीट आर अवेलेबल, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मिक्सर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम मिक्सर्स की बात कर रहे हैं। तो मिक्सर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, हमें पता है मिक्सर्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है नॉन टिल्टिंग मिक्सर, ठीक। नॉन टिल्टिंग मिक्सर में क्या होता है भाई, ये टिल्ट नहीं करता, ठीक है, ये टिल्ट नहीं करता, उसका जो ड्रम है वो टिल्ट नहीं करता। इसके बाद एक होता है टिल्टिंग मिक्सर क्या करता है, टिल्टिंग मिक्सर में एक शाफ्ट लगा होता है, शाफ्ट की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, टिल्ट करते हैं, तो जितनी भी चीज मिक्स हो गई है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, हमको मिल जाती है, अचीव कर सकते हैं उसको हम। और नेक्स्ट होता है रिवर्सिंग मिक्सर। तो रिवर्सिंग मिक्सर में क्या होता है कि ये दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ रोटेट करता है, ठीक है, और रोटेशन से क्या होता है, एक तरफ की रोटेशन में मिक्सिंग होती है और दूसरे तरफ की रोटेशन में क्या होता है, जो भी मटेरियल मिक्स हो गया है वो बाहर की तरफ पुश हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया रिवर्सिंग मिक्सर। तो कितने टाइप के मिक्सर हो गए, 3 टाइप के। ऑप्शन देख लेते हैं, 2, 5, 6 और 3। तो 3 ऑब्वियस है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी तरीके से जैसे आज हम लोगों ने एक पूरा पीरियड हमने देखा कि किस तरीके से हमने अलग वे से क्वेश्चन को सॉल्व किया। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे थे जिसमें काफी कंफ्यूजन्स हो सकते थे लोगों को, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती थी कि किस वे में हमें इसे अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हम सबसे कम एफर्ट में पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व कर सके, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व कर सके। ये एक बड़ा टास्क था कुछ क्वेश्चंस में, जो कि मैंने आपको एकदम क्लियरली आपको बताया कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम नए नए क्वेश्चंस करते रहेंगे। मैं आपके लिए अलग अलग डायमेंशंस के नए नए क्वेश्चंस जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे हमेशा मैं लाने वाला हूं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा हेल्प करती है हमें अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने में, ठीक है। तो हम इस चीज को ध्यान रखते हुए आगे करते रहेंगे, ऐसे ही आपकी प्रिपरेशन और बेहतर चलती रहे। और यदि आपको कुछ भी चीज प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। तो सब्सक्राइब द चैनल। गुड लक, गुड बाय।